Yash Verma this side and welcome to your Farm Minds channel. So today we are going to interview मानसी जिन्होंने GPAT and नाइपर में बहुत अच्छी रैंक अचीव करी है. वो आज हमसे अपनी जर्नी शेयर करने वाले और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताने वाले. तो इफ़ यू आर अ GPAT नाइपर एस्पायरेंट तो दिस इज़ अ वीडियो फॉर यू और आप बहुत सारी लर्निंग्स लेके जा सकते हो एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट दोज लर्निंग्स in your preparation and excel GPAT and NIPER. Thank you so much, Mansi, for connecting to us and sharing your journey. Can you please introduce yourself? Yes, sir. Good evening, sir. I am Mansi Upadhyay, and I have completed my B.Pharm from the MS University of Baroda, and I have secured All India rank 75 in GPAT 2023 and All India rank 12 in NIPER JEE entrance exam. And I have secured rank and I am getting admission in NIPER Ahmedabad in MS Pharmaceutics. Okay. And I am from Baroda itself. That's great. That's great. तो थोड़ा अपने बारे में बताओ. What do you like to do besides studies? What are your hobbies? मेरी हॉबीज है टू योर सॉन्ग्स, मतलब सिंगिंग करना, प्रैक्टिस करना. अच्छा अच्छा. देन आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन अ लॉट. अब स्टडीज के स्ट्रेस में तो सब छूट गया, बट आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन एंड ट्रैवलिंग. मुंबई इज माय फेवरेट सिटी, सो इन वैकेशंस आई लव विजिटिंग मुंबई. तो बड़ौदा से मुंबई, मुंबई से बड़ौदा चलता रहता है. या ओके, वो चलता रहना चाहिए. एंड व्हाटएवर द हॉबीज जो अभी आपने थोड़ा सैक्रिफाइस किया उसको वापस से रीस्टार्ट या रिज्यूम करना, बिकॉज अब जितना भी आपने स्ट्रगल पुट इन किया था उसके रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, है ना. इतनी अच्छी रैंक है 75, देन यू हैव गॉट नाइपर रैंक 12, बहुत बड़ी बात है. ओके, सो लेट्स टेक यू बैक टू पास्ट टाइम. आपको GPAT के बारे में कब पता लगा और कैसे पता लगा था? GPAT के बारे में मुझे एक्चुअली B.Pharm स्टार्ट करने से पहले ही पता लग गया था. अच्छा. बिकॉज Okay. एक्चुअली That's बिकॉज great. मेरी सोसाइटी में एक आंट थी, सो हर रिलेटिव वाज डूइंग मास्टर्स इन मोहाली. Yeah. तो मुझे पता लग गया था कि ये GPAT और नाइपर होता है. सो मैं फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुई तो बस स्टडीज पे फोकस किया, बट देन फ्रॉम सेकेंड ईयर थोड़ा GPAT इन डिटेल, नाइपर में कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या होता है, वो सब स्टडी किया मैंने. Okay. तो मतलब बी फार्मा के जैसे होते हैं ना बच्चे, they enter, then they get into third or fourth year, then they know what a GPAT. Now there is Mansi who is actually still not entered into B Farm and she knows about GPAT and NIPER. That's great. मुझे खुद फोर्थ ईयर में जाके पता लगा था, अगर मैं अपनी बात करूँ. ओके. हाँ, तो थोड़ा जर्नी के बारे में बात करते हैं. थोड़ा इसका डिटेल में आंसर चाहिए आपसे कि GPAT की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी थी और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था. MCQs के बारे में बताना, वो आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया था या एंड में जाके किया था, और क्या क्या चीज़ें आपने इस पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे की थी जिसकी वजह से आपकी इतनी अच्छी रैंक आई. GPAT की प्रिपरेशन, मतलब एक्चुअल प्रिपरेशन जो बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने मई में लास्ट ईयर की थी. मतलब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई स्टार्टेड कि रेगुलरली GPAT के लिए. बट आई वुड से कि जो भी आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो उसके लिए आपको बहुत थरो नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज GPAT का सिलेबस नाइपर का इतना वास्ट है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ता है. इफ आपको अच्छा रैंक चाहिए तो आप माइनर सब्जेक्ट्स भी मिस नहीं कर सकते. सो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो आई फोकस्ड ऑन बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे HAP है और सब. बट जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब से मैंने जो भी कॉलेज के एग्जाम्स थी उसमें भी फोकस किया था. सो सपोज के बायो फार्मास्यूटिक्स था या फिजिकल फार्मास्यूटिक्स था, तो फॉर दैट आई ऑलवेज रिफर्ड रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स. और उस टाइम पे इतना थरोली किया था कि एटलीस्ट वी हैव आइडिया. बाद में तो भूल जाएंगे, बट उस टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था. और फिर जब बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो सब जो न्यू प्रिपरेशंस, न्यू पेंडिंग वर्क था वो स्टार्ट किया और जो पहले का था उसको रिवाइज करते. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी. ओके. फिर आगे आपने मतलब जैसे आपने सेमेस्टर वाइज, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, सेमेस्टर वाइज फोकस कर, ठीक है. तो आप MCQs का थोड़ा बताइए, मतलब आपने कैसे प्रैक्टिस करे थे? प्रीवियस ईयर MCQs या रैंडमली कर लिए थे या रोज के करते थे या एंड में जाके किए थे? MCQs की प्रैक्टिस मैंने आई थिंक सो की ही नहीं थी. मतलब जैसे मैंने क्रैश कोर्स लिया था पास का और बिलीव मॉक टेस्ट सीरीज, तब से मैंने MCQs की प्रैक्टिस की. मतलब आई यूज्ड टू गिव टेस्ट, वो ही था. मैंने सेपरेटली कोई बुक सॉल्व नहीं की थी MCQs की. इट्स जस्ट दैट के कोलॉजी के लिए एक मुझे MCQ की बुक मिली थी
वो केडीटी के लाइन टू लाइन एमसीक्यूज होते हैं उसमें। या तो वो मुझे मिल गई थी ड्यूरिंग सेमेस्टर, तो वही मैंने उस टाइम पे सेमेस्टर के लिए किया था। बट जब मैंने फार्मा माइंड में से बिलीव मॉकटेस्ट सीरीज परचेज की थी, तो उसके बाद मैंने वही टेस्ट को अटेम्प्ट किया, वही मेरे लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस थी। ओके, मतलब मैं ऐसा इस चीज को बोल सकते हैं कि आपने 2 साल पूरा कंसेप्ट इंगल्फ किया, एंडोसाइटोसिस हुआ, हम्म। उसके बाद फिर एमसीक्यू जब लगाए तो एक्सोसाइटोसिस पूरा नॉलेज सारा उस पे लगा दिया। दैट्स ग्रेट। अप्लाई किया है। अप्लाई किया, एप्लीकेशन पार्ट काफी स्ट्रांग था आपका। ओके, तो मेजर माइनर का अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट आप बता सकें बच्चों को, कि बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि मेजर को ज्यादा पढ़ना है, वैसे मेजर ही ज्यादा लोग पढ़ते हैं, तो माइनर का आपके हिसाब से इम्पोर्टेंस कितना है जी पैट के लिए? माइनर का इम्पोर्टेंस आई वुड से कि आप उसको एंजॉय करो सब्जेक्ट को। जैसे मैं पर्सनली, मुझे बायोटेक बायोकेमिस्ट्री टिल डेट पसंद है, क्योंकि जब मैं टेंथ क्योंकि की मैं थी पढ़ा तो था। मुझे उस टाइम पे था लाइक उस टाइम पे मुझे ऐसा आई वांट टू डू बीएससी बायोटेक, हम्म। बीएससी एमएससी बायोकेमिस्ट्री, मुझे प्योर लाइफ साइंस भी बहुत पसंद था उस टाइम पे। ओके। तो मैं माइनर सब्जेक्ट्स को एज अ नॉलेज मैं उसको स्टडी करती थी, नॉलेज गेन करने के लिए। हम्म। तो अगर स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए तो उन लोगों को पहले मेजर सब्जेक्ट से फोकस करने चाहिए जो फार्मा के कोर है। बट उसके साथ मैं बोलूंगी कि माइनर सब्जेक्ट्स पे एक लिंक तो होती ही है कहीं ना कहीं। जैसे कि आपको बायोकेमिस्ट्री है, बायो उसमें आप जो भी पढ़ते हो वाइटामिन का, और वो उसके बाद एचएपी है, वो माइनर सब्जेक्ट्स आपका बेस बनेंगे फार्माकोलॉजी के। तो ओके। मैं बोलूंगी आप जो कॉलेज का जो आपका शेड्यूल है ना, हम्म। ईयर वाइज जो, उसको आप उसके पैरेलल चलो। कि हम्म। फर्स्ट ईयर में आपको एचएपी आता है, वो माइनर है तो वो आप फोकस करो। फिर बायो कैंप माइनर सब्जेक्ट आता है, वो आप अच्छे से करो। उसको आप उतना मतलब पूरी की पूरी जो रेफरेंस बुक होती है उसमें से ऐसा डीप नोट्स बना, ऐसा नहीं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, उसको, जैसे ये विटामिन है उसकी ये डेफिशिएंसी, वो बेसिक्स उसकी नोट्स प्रिपेयर कर लो। या फिर आप कोई क्लास जो भी ज्वाइन करते हो, फार्मा माइंड ज्वाइन करते हो, आप जो भी नोट्स देते हो उसको ले लो। सो माइनर सब्जेक्ट्स को आपको टोटली फोकस नहीं करना है, बट आप ऐसा समझो कि आपको नॉलेज मिलने वाला है उससे, वैसे उसको प्रिपेयर करो। ओके, मतलब सुपरफिशियली थोड़ा देख लेना है, और उसको भी जैसे हम डीप में जाते हैं अगर हम बात करें मेजर सब्जेक्ट्स की, तो हम्म। उसमें तो डीप में, मतलब मेजर सब्जेक्ट्स को डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि छोड़ देते हैं यार, हाँ। वो छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है, एंजॉय करना है इस चीज को। हाँ, मतलब जैसे कि एचएपी पैथो है, हम्म। वो तो आपको एचएपी तो डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब हम्म। एचएपी और पैथो तो, और आप फार्मासिस्ट हो तो आपको नॉलेज होना भी चाहिए उसका, बट ऑब्वियस, तो वो आपको डीप में पढ़ना है और वो आपका बेस बनेगा कोलॉजी के लिए। बट जैसे मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ एक फील्ड है, तो आप उसको पूरा कुछ कर नहीं सकते हो जैसे जेनेटिक्स है और जो भी सिलेबस में आता है। सो उसके लिए आप जो फार्मामाइंस की नोट्स है वो अच्छे से रिफर करो। और सपोज कि उसके लिए कोई आप लोकल ऑथर्स की बुक्स में से भी कुछ ब्रीफ में पॉइंट्स निकाल लो, उतना सफिशिएंट है। ओके, चलो, फार्मामेंट्स का नाम आया था और वो मेरा बेस्ट टॉपिक है, तो आपकी जर्नी में फार्मामेंट्स का क्या रोल रहा? फार्मा माइंड्स के साथ मैं कनेक्ट हुई थी टेस्ट सीरीज के साथ ही पहले। हम्म। तो मैंने मेरी सबसे ज्यादा अच्छे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस फार्मा माइंड से ही की है। हम्म। और जब भी आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो यू हैव टू फाइंड आउट वेयर यू आर लैकिंग, आपका वीक पॉइंट क्या है। हम्म। तो जब मैं टेस्ट सीरीज देती थी तो क्वेश्चंस इतने अच्छे होते थे कि मुझे आइडिया आता था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो जब आप रीड करते हो तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, सो दैट विल गिव यू चांस टू अटेम्प्ट दोस एमसीक्यूज। तो एब्सोल्युटली। वो एमसीक्यूज अच्छे थे, उसके वजह से मुझे प्रिपरेशन के टाइम पे भी आइडिया लगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्वेश्चंस खुद को आने चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे, स्टडी करने के टाइम पे। इट्स नॉट दैट कि सब कुछ फैक्ट्स होता है, आपको आप दिमाग लगाओ कि क्यों है ऐसा, है तो क्यों है। हम्म। सो क्वेश्चंस एमसीक्यूज वर द बेस्ट पार्ट। क्योंकि मैंने वो परचेज किया, उसके बाद मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। सो क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैंने जो भी ई नोट्स थी, लाइक अगर आप माइंड सेचुरेट हो गया है और आप कुछ रीड नहीं कर पा रहे हो, तो सपोज कोई पेंडिंग टॉपिक है तो उसके मैं वीडियोस देख लेती थी हम्म। फार्मा माइंड्स के, या फिर ई नोट्स ऐसे रेस्ट करते टाइम जस्ट गो थ्रू करती गो थ्रू थी। कर लिए। और जो भी, हाँ, हम्म। जैसे बायोटेक है, एमबीए है, उसके मैंने नोट्स थरोली किए हैं एमबीए के, वो मैंने फार्मा किया। माइंड के। वो मेरे कॉलेज एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल थे, अच्छा, क्योंकि अच्छा। मैंने मेरे कॉलेज के लिए सब कुछ उसमें से जो भी था, और फिर सपोज जो दूसरे एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे तो फिर मैं नेट पे से सर्च करके ऐड ऑन कर देती थी, बट वो नोट सफिशिएंट थे मेरे लिए। ओके,
दैट्स ग्रेट। ओके, तो आई थिंक आपने एक चीज बोली थी, नोट्स बेस्ट पार्ट थे। तो वैसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि एक चीज आपको सबसे बेस्ट क्या लगी, तो वो नोट्स थे परफॉर्मेंस के, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। हम्म, हम्म। ओके, दैट्स ग्रेट यार। चलो ओके, अब थोड़ा बात करते हैं। अगर आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, जब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था जीपैट का, तो उस दिन क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? जीपेट का पेपर से जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने एंड में केमिस्ट्री में बहुत फोकस किया था। सो आई लाइक वेरी गुड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने केमिस्ट्री का जैसे जैसे क्वेश्चन आए हम्म। केमिस्ट्री सेक्शंस के, वो मैं सॉल्व कर दिए। जो जितना आया उतना मैंने सॉल्व किया, जो नहीं आ रहा था वो मैंने स्किप किया। फिर सेकेंड राउंड में जो नहीं आता था हम्म। वो मैंने सॉल्व किया, और जो पहले के सॉल्व थे उसको मैंने जस्ट कंफर्म किया कि हम्म। यही आंसर है या नहीं। सो 2 फेज में मेरा पेपर कंप्लीट हुआ। मैक्सिमम हो सो इट गया वाज आपके जस्ट पास। कि जितना भी नॉलेज था उतना मैंने अप्लाई किया, कि कुछ नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चंस को ढूंढा मैंने, जैसे एलिमिनेशन किया कि आपको पता है कि ये दो इक्वेशंस तो हो ही नहीं सकते, एक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन था। हम्म। सो ये दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो थर्ड ऑप्शन फोर्थ में से ओके दिस वुड बी द आंसर, तो वैसे। सो अगर नहीं आता है तो लीव इट, आपके पास जो नॉलेज ऑप्शंस दिख रहे हैं उसका नॉलेज है आपके पास, तो आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते एब्सोल्युटली। ये चीज रहती है। ओके, तो चलो, रैंक यू स्कोर्ड वेरी गुड रैंक, लेकिन चैलेंजेस तो आए होंगे। सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग दिस होल जर्नी? हैं। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कॉलेज हम्म। की स्टडीज, कॉलेज का मेंटेन करना और साथ में जीपेट का मेंटेन करना। हम्म। क्योंकि आप कितना भी पैरेलल चल चल लो, मतलब ऐसा है कि नॉलेज बहुत वास्ट है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको हर एक सब्जेक्ट में, ग्रिप हम्म। ले पकड़ना और थोरो नॉलेज रखना, अंडरस्टैंडिंग रखना, इट्स टफ। अलॉन्ग विद दैट कॉलेज की स्ट्रेटेजी अलग होती है, यू हैव मेनी सब्जेक्ट्स व्हिच हैव नो रेलेवेंस विद जीपेट। हम्म। तो फाइनल ईयर में बायोस्टेटिस्टिक्स और सब सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स, और उस टाइम पे जीपेट का श्योर नहीं था क्योंकि डेट भी नहीं आई थी। तो हम्म। वो इस साल के बैच के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने ऐसा किया था कि पहले से ही इतना रीडिंग थरो रखा था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ बीकॉम, कि इनफ नॉलेज था कि थोड़ा थोड़ा टाइम फिर मैं जीपेट के लिए, मतलब फाइनल ईयर में तो मैं बोलूँ कि मैंने कॉलेज के एग्जाम्स में अगले दिन पढ़ा है। इवन एक्सटर्नल के टाइम पे भी मैंने ऐसा किया है, थोड़ा बहुत पढ़ के पेपर अटेम्प्ट कर लिया था। सो दिस वाज द डिफिकल्ट पार्ट। हम्म। और उसके साथ है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि आपको लगेगा कि इट्स ओके एक दिन ब्रेक ले लेते हैं, फिर वो हम्म। एक दिन 2 3 दिन पूरा वीक हो जाता है, एक गैप हो जाता है, तो फिर वो वापिस वो ट्रैक पे मन नहीं आना करता आने डिफिकल्ट हो का। जाता है। हाँ, और उसके साथ लाइक दूसरे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ पढ़ के, सो सैचुरेट हो जाता है। ऐसा होता है कि और हमारे साथ तो इतना खराब हो गया था कि डेट भी नहीं दे रहे थे, जीपेट के एग्जाम इतना डिले हुआ था, तो एक साइड सब परेशान हो गए थे। तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं, अभी हार्डवर्क कर लोगे, एक बार रैंक आ गया, अच्छी कॉलेज मिल गई, तो फिर वो वर्थ है। इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, मतलब एनटीए ने 2 साल में बहुत ज्यादा ही परेशान किया। इस बार तो नहीं, पर ने भी बहुत परेशान किया है, दो बार आपका पेपर हुआ वो मुझे तो लगा प्रैंक है, जब मैं है। एग्जाम देके मैं आई वाज रिलैक्स कि ओके अब हो गया, और ऐसे मैसेज देखा कि रिकंडक्ट होगा, कैंसिल हो गया, तो मैंने आपको कॉल भी किया था कि सर ये क्या है, मेरे को लगा कि फेक ऐसा प्रैंक किया होगा, सर्कुलेट किया होगा। फिर आपने बोला तो मैं तो आई वाज लाइक देना ही नहीं है, अब वापिस एग्जाम ले लो, जिसका नहीं है उसका ले लो, हमें नहीं देना है। ये अच्छा था स्टेटमेंट, मतलब 4,000 5,000 बच्चे प्रैंक हो रहा है पूरा, तो हाउ यू आई मेरे को थिंक। बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडिया में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट फार्मा के लिए नाइपर ही है, और मतलब ऐसा कैंसिल हो जाए तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ। तो प्रैंक। मेरे को तो सच में ऐसा लगा कि ये शायद, मैं बोला नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, और उसमें इस बार तो इतना मतलब, और उसमें से एनटीए ने भी रिजल्ट नहीं दिया था, सबके सब ने भी ट्विटर पे ट्वीट कर दिया रिजल्ट दो रिजल्ट दो। तो हाँ। क्या हो रहा था पता नहीं चल रहा था। ओके, तो इस वीडियो में आप लोग, अब जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप साथ साथ मानसी की तो जर्नी जान ही रहे हैं। अब ये भी देख रहे हैं कि क्या क्या नखरे होते हैं एग्जाम्स वालों के। तो ये भी मैं मतलब बोलना चाहूंगा, सिर्फ प्रिपेयर करना अपने आप को काफी नहीं है, मेंटली भी प्रिपेयर करना है कि डेट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, पेपर 2 बार तो नहीं होगा। ये सब के लिए भी प्रिपेयर रहो यार आप लोग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो कल ही हो गया तो कुछ भी हो सकता है। और चलो, स्ट्रेस का बताओ, हाउ डिड यू मैनेज द स्ट्रेस? तो हाउ डिड यू हम्म। मैनेज दैट? हाँ, टेकिंग गुड नैप, हम्म। सॉन्ग सुन लेती थी।
थी। ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था बिकॉज आई लाइक स्टडिंग, आई टू एंजॉय दैट। तो अगर कभी कभी बर्डन हो जाता था तो आई वुड टेक अ ब्रेक ऑफ वन डे, आई वुड नॉट स्टडी, आई वुड लिसन म्यूजिक, गो फॉर अ वॉक। और उसके बाद आई यूज्ड टू, मुझे लिंक्डइन चेक करने का बहुत है, सो आई कीप ऑन चेकिंग एंड आई कीप ऑन फॉलोइंग पेजेस ऑन लिंक्डइन। तो वो मोटिवेशन आ जाता था कि कुछ है सीनियर्स, वो लोग नाइपर में सिलेक्ट हो गए, सो तो फिर पता कि नहीं, यू हैव टू आल्सो वर्क हार्ड। ओके, ठीक है। आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। अगर आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देनी हो, 3 या 5, जो भी आपका मन करे, तो क्या देना चाहोगे जितने भी एस्पायरेंट्स आने वाले सालों में? आई वुड से फॉलो योर इंटरेस्ट। आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, आप ये मत सोचो कि ये पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते हैं, ये ट्रेंडिंग है, एनएमआर में से क्वेश्चंस आते हैं, मास में से क्वेश्चंस आते हैं, सो कीप फोकसिंग ऑन दो सब्जेक्ट। आपको क्या पसंद है, हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी हो, ऐसा नहीं कि आप इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स मिस ही कर दो। और तो जो एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है आप पढ़ लो, उसको कवर कर लो। बट उसके बाद सपोज आपको कोलॉजी पसंद है तो उसमें आप मैक्सिमम नॉलेज गेन करो। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कि। और जीपेट में ऐसा ही है, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो कुछ वो लोग कुछ भी पूछते हैं। इस बार के पेपर में बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो आप आई वुड से जनवरी या दिसंबर से स्टार्ट कर दो। और उस टाइम पे ऐसा करो कि आपने जो भी नोट्स बनाई है, जो जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इफ यू थिंक देर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ न्यू है, और एग्जांपल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि डोमिनेंट डिसऑर्डर्स कौन से हैं, रेसेसिव डिसऑर्डर्स कौन से हैं, वो जो पूछा था इस बार, तो आप उसकी लिस्ट बना के आपके नोट्स में कहीं पे ऐड कर दो उस पे। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए होते हैं ना, उसमें से वो लोग कोई नया क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। क्योंकि आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन था वैसा कि कुछ पूछा था ये रेसेसिव और डोमिनेंट डिसऑर्डर्स क्या है, लिए क्वेश्चन था जीपेट 18 या 17 में। और उसमें से इस बार ये क्वेश्चन आ गया कि गिलबर्ट सिंड्रोम वाला कौन सा है। हाँ, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और वो जो क्वेश्चंस पूछे ना, वो उसके टॉपिक्स का आप सर्च करके उसके नोट्स में ऐड करो। ये काम करना चाहिए। दूसरा, स्टिक टू द रेफरेंस बुक्स, मतलब यू विल गेट नोट्स फ्रॉम फार्मा माइंड। आप खुद अपने अगर नोट्स बनाना चाहते हो, सो मेक योर ओन नोट्स, बट देन ऑल्सो कीप रेफरिंग रेफरेंस बुक्स एज मच एज यू कैन। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अच्छी से अच्छी रेफरेंस बुक्स पता होनी चाहिए। और जैसे केडीटी है, लेक्चमैन है, सिटिक्स के लिए वो मस्ट है कि आप एक बार खुद उसे रीड करो। मैं भी रीड और करूंगा। उसके साथ हाँ, और उसके साथ टेस्ट सीरीज मस्ट है। और उसमें ऐसा मत, उसको सिंसियरली दो, जो भी आप टेस्ट देते हो, अटेम्प्ट दो टेस्ट सिंसियरली, कि आता है या नहीं आता है, रेगुलरली दो। नेवर मिस टेस्ट सीरीज, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और जितने हो सकते हैं टेस्ट दो, बट वो भी लिमिट में, कि इतने भी टेस्ट दो और आप उसमें एनालाइज नहीं कर रहे हो, सो देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेस्ट दो, उसके साथ इमीडिएटली जैसे ही आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं तो आप अपनी एक्यूरेसी चेक करो कि हाँ, कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने गलत हो रहे हैं। उसके साथ आप ये चेक करो कि क्या गलत हुआ, कितनी सीधी मिस्टेक्स हुई, वही कैरी फॉरवर्ड होगा। एब्सोल्युटली। काफी सारी चीजें आपको मानसी ने बताई है। प्लीज ट्राई टू फॉलो दैट बिकॉज दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स ना मेक a lot of difference. If you prepare well and you follow the tactics, there are two things: strategy and tactics. Strategy is for long term and tactics are small things. अगर आप वो स्मॉल थिंग्स को फॉलो करोगे ना, अल्टीमेटली यू विल रीच योर गोल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मानसी ने बताई, आप प्लीज ट्राई टू फॉलो दैट। एंड आई थैंक यू सो मच मानसी, पूरी जर्नी शेयर करने के लिए हमारे साथ। I would like to add one point. Yeah, Sorry, Mansi. I would like Yeah. to. हाँ, मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि जो भी जूनियर्स हैं, स्टिक टू वन कोर्स फॉर स्टडी। मतलब इफ आपको रेफरेंस बुक स्टडी करना पसंद है, वो ही रिफर करना पसंद है, तो अगर आप क्लासेस के नोट्स ले रहे हो तो आप एक काम करो, वो नोट्स में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको आप अपनी रेफरेंस बुक्स में मेंशन कर दो। और अगर आप फिर नोट्स पे ही स्टिक हो रहे हो तो रेफरेंस बुक्स को रीड करते जाओ, उसमें से जो आपको लगता है एक्स्ट्रा है वो नोट्स में करो, बट स्टिक टू वन सोल। और अगर आप पहले से, जैसे मेरे साथ ये हुआ है कि आई लाइक स्टडिंग रेफरेंस बुक्स,
I can read 2 to 3 reference books, and I have done that during college days. But when I started for GPAT, तो मैंने notes पे shift किया था, and मैं क्या कर रही थी, कुछ फिर contents reference book से notes में डाल रही थी. So एक material में से दूसरे material में वो उसमें आपका time waste होगा, कुछ information miss हो जाती है. So this is for those people who are actually comfortable with reference books, कि जिनसे reference books अच्छे से read होती है. तो आप एक काम करो कि जो concise notes दिए हैं आपको, उसमें से जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है और आपको रेफरेंस बुक्स में हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो आप एड ऑन कर दो स्टिकी नोट्स चिपका के. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को रेफरेंस बुक्स रीड करने से ज्यादा ग्रैस्प होता है, जो मेरे साथ हुआ कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे सुटिक्स के लिए या फिर इकोलॉजी के लिए. आई यूज्ड टू रेफर रेफरेंस बुक्स अ लॉट. सो इट्स ओके, आप नोट्स में से रेफरेंस बुक्स पे जा सकते हो, पॉइंट्स को हाईलाइट. हाँ, मतलब जूनियर्स को यही सजेशन है कि आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे वही करो आप. जैसे इफ यू प्रिफर रीडिंग रेफरेंस बुक्स, स्टिक टू इट. और जैसे कुछ कोर सब्जेक्ट्स के लिए आप करो, बट अगर आपको कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स करनी पड़ेगी, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है या बायोटेक है, एमबीए, तो उसकी आप खुद नोट्स बना लो, वीडियोस लेक्चर्स अटेंड करके. और जो कोई सब्जेक्ट है जिसके लिए आप बिगनिंग से रेफरेंस बुक्स रीड कर रहे थे, और अगर आप उससे कंफर्टेबल हो, तो फिर आप उसके लिए नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो. इट्स ओके, आप 2-3 बार उसको रिवाइज करते जाओगे, तो फिर जीपेट या नाइपर के पहले आप वो बुक में से भी हैंडल कर पाओगे रिवीजन. क्योंकि यही एक कंसर्न होता है कि आप इतनी बड़ी रेफरेंस बुक्स में से कैसे रिवाइज करोगे बिफोर जीपेट एंड नाइपर. सो इतना आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे कि उसके बाद आपको वो मैटर नहीं करेगा. यू कैन इजीली रिफर एंड रिवाइज फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स ऑल्सो. तो अगर आपको स्टिक रहना है उससे रेफरेंस बुक से, सो इट्स ओके टू स्टिक विद इट. Okay. I think we have learned a lot of things. And thank you so much, Mansi, for all the inputs. And कोई एक चीज अगर आप लास्ट में मेंशन करना चाहो कि आपकी जैसे बेहतरीन रैंक आ सके, तो क्या होगी? आई वुड से एंजॉय द प्रोसेस. हम कभी कभी ऑब्वियसली मतलब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना. आप कभी कभी यू विल बी लाइक आई डोंट वांट टू रीड एनी मोर. Yeah. कब एग्जाम्स हो जाए, कब रैंक आ जाए, रिजल्ट आ जाए. आई वुड से जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. आपको रैंक आता है नहीं आता है, आपको इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं कि नहीं, इट्स जस्ट दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू डू समथिंग गुड. सो एंजॉय दैट प्रोसेस, गेन एज मच नॉलेज एज यू कैन. मतलब स्टडी कर रहे हो तो एंजॉय करो, ऐसे परेशान होके मत करो फोर्सफुली के रैंक लाना है, अच्छी कॉलेज में जाना है प्लेसमेंट के लिए. आप कहीं से भी करोगे, इफ आपका इंटरेस्ट होगा तो वो आप पैकेज भी अच्छा मिलेगा, आपका करियर अच्छा ही होने वाला है. सो जर्नी को एंजॉय करोगे तो वो क्या होगा कि रिजल्ट आने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा. बट वो जो जर्नी है उसमें आप एंजॉय करोगे, आप उसको मतलब स्ट्रेस फ्री रहोगे ना, तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है. आप स्ट्रेस ले लेके, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है रिवीजन बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है. इट्स ओके, आपने इतना पढ़ा है तो अगर कुछ टॉपिक्स आपने रिवाइज नहीं किए टेस्ट के पहले, ये मेरे साथ भी होता था, तो उतना पैनिक मत हो, आ जाएगा. आपने इतना रीड किया है तो अगर कुछ रिवाइज नहीं हुआ, कोई टॉपिक कोई माइनर सब्जेक्ट छूट गया है, तो आपके पास उतना नॉलेज तो है कि कुछ अप्लाई करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालोगे उसका. सो डोंट गेट पैनिक. सब कुछ नहीं कर पाओगे आप, जितना किया है उसको अच्छे से अप्लाई करो, वो बेस्ट है. ओके, चलो थिंक एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको लास्ट में मिल गई. एंजॉय द प्रोसेस, ठीक है. और आई नो बोलना आसान रहता है और करना मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियोस में कि ट्राई टू मेडिटेट अगर आप कर सकते हो, बिकॉज आई ऑल्सो डू मल्टीपल थिंग्स. जॉब है साथ में और फिर फार्माइट्स भी है, पर्सनल लाइफ भी है. तो दैट 15 minutes meditation every day actually helps me to just जो क्लस्टर ऑफ थॉट्स रहता है उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो थैंक यू सो मच मानसी. आई थिंक आपने बहुत ज्यादा गाइड करा एंड जितने भी टिप्स बताए आई थिंक सारे स्टूडेंट्स दे इनकलकेट इन देयर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और उससे पूरा रिजल्ट लेंगे. एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स दैट यू विल बी फेसिंग. Thank you. Yeah, always enjoy the process. Now I'm saying to you back again. Thank you.